हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने जो आपकी रिवीजन टेस्ट जो हो रहे हैं 2020 के, उसका सॉल्यूशन लेकर, जो कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर है ये 2020 का। और मैं 11वीं हिंदी मीडियम भौतिक शास्त्र की बात करने वाला हूं। तो आज फिजिक्स की अपन बात करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है ना, ओपन बुक है कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी आपको इसमें प्रिपरेशन करने में कुछ दिक्कत आ रही है। तो अपन बात करते हैं थोड़े से सॉल्यूशंस की, है ना। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और कुछ बात मैं यहाँ करूँगा उसके साथ साथ में कुछ समझाऊंगा भी सही। और वो चीज़ समझाने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐसी भी रहेगी जो आप इजीली यहाँ नहीं समझ पाएंगे। जो मैं कहूँगा उसी उसी के पैरेलल आपको आंसर भी अपना नोट करना है। ये तो ठीक है, इसमें तो ऑप्शन लिख दो, लेकिन जब आंसर की अपन बात करेंगे, जो आंसर राइटिंग करोगे उसके अंदर ये फायदे हैं। तो पहली वाली बात मैं करता हूँ कि निम्न कथनों में से, ये क्या लिखा गया है कि निम्न कथनों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है। भौतिक राशियों में निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान है? विमीय सूत्र क्या होता है? एम एल टी और भी जो इसके अंदर होता है, तो इस टाइप से विमीय सूत्र होता है। तो विमीय सूत्र किसका समान है? कार्य का तो क्या होता है? एफ इंटू डी होता है, और बल आघूर्ण का भी एफ क्रॉस आर होता है ना, एफ क्रॉस आर होता है। तो इसका विमीय सूत्र भी सेम है। ठीक है। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का भी आपके पास सेम है। ठीक है। ये क्या रहा? भौतिक राशियों में किनका विमीय सूत्र है ना, विमीय सूत्र समान है, और आवेग और रेखीय संवेग का भी सेम है। ठीक है। और बचता कौन है? तनाव जो होता है, तनाव का जो विमीय सूत्र होता है आपके सामने होता है टेंशन, जिसको आप बोलते हो, और ये फोर्स के इक्वल होता है। और जो पृष्ठ तनाव जो होता है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र भिन्न होगा। इससे तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी जाएगा इसका, पहले वाले का। दूसरे वाले की बात करते हैं कि दाब किसको व्यक्त करता है? दाब मतलब अगर मैं लिखूं दाब, तो ये व्यक्त करता है आपके एफ अपान ए को, यानी बल बटे क्या लिखेंगे आप इसको? बल बटे क्षेत्रफल, है ना। बल बटे क्षेत्रफल लिखा जाएगा, एफ अपान ए जिसको आप बोलते हो, एफ अपान ए। तो ये आपका इसका आंसर जाएगा अ। ठीक है। ये पहला वाला आंसर चला जाएगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मैं समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पर क्या पूछा है? बीच का कोण पूछा है। तो ये क्या है? ए डॉट बी बराबर मॉड ए, है ना, मॉड बी इंटू कॉस थीटा। एंगल पूछा गया, तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? आई का मल्टीप्लाई आई के साथ तो 1 हो गया, है ना। और ये इसका जे का साथ मल्टीप्लाई तो 1, ये भी 1 हो गया। ये मॉड ए मॉड बी, है ना, और कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। और 0 कब होता है? जब कॉस कब रहता है? थीटा 90 डिग्री होता है, तभी जाकर उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसका आंसर जाएगा ब। ठीक है। आई बात समझ? तो इसका लगा लीजिए ब। और फिर यहाँ पर आ रहा है कि एक पिंड निर्वात में गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। इसके गिरने के दौरान निम्न कौन सी राशि अचर रहती है? या तो 0 रहती है या कांस्टेंट रहती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? अचर राशि। तो गतिज ऊर्जा जो रहेगी v, है ना, यहाँ पर 0 रहेगा, पहुँचते पहुँचते और भी ये ज़्यादा हो जाए तो ये भी कांस्टेंट नहीं है। स्थितिज ऊर्जा mgh, जैसे जैसे h कम होता चला जाएगा, ये भी वेरी करती जाएगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और कुल रेखीय संवेग, क्योंकि रेखीय संवेग क्या होता है? एम वी होता है, और वी ऑलरेडी वेरी कर रहा है। एम कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन वी तो वेरी कर रहा है ना। और कुल यांत्रिक ऊर्जा, है ना, यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा इसकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये इसका स आंसर जाएगा। ठीक है। स आंसर जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास उसके बाहर स्थित होता है। ठीक है। तो पेंसिल का तो पेंसिल के अंदर ही रहेगा, है ना। गोला का गोले के अंदर रहेगा। पासे का जो रहेगा वो भी उसी के अंदर ही रहेगा। लेकिन चूड़ी जो रहती है, कैसी रहती है? चूड़ी इस टाइप से रहती है ना। अच्छी नहीं बनी, कोई बात नहीं। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, है ना। तो ये इसके ऊपर ना होते हुए कहीं बाहर है ये। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये जाएगा। ये गोला, पासा और ये पेंसिल वेंसिल नहीं होने वाला। ठीक है। इसका ये लगा लिए। प्रश्न 2 की रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जल्दी से इसमें कीजिएगा। और साथ ही लाइक भी कर देना है, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अपने फ्रेंड्स वगैरह है उनको भी इसकी मदद मिल जाए। ठीक है। तो एक वायुयान का वेग कितना दुगना कर दिया जाए तो क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/mv² होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 एम वी कितना हो गया? 2v, है ना। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1/2 mv², और ये 2 का फैक्टर तो 4 आया, तो ये क्या हो गया? ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो k इंटू 4, तो ये कितने टाइम हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो इस रिक्त स्थान में क्या लिखोगे आप? 4 गुनी तो लिखिए, तो यहाँ पे आएगा 4 गुना। ठीक है। दूसरा, घूर्णी अक्ष बदल देने पर जो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है, वो बदल जाता था। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? जड़त्व आघूर्ण।
जड़त्वाघूर्ण बदल जाता है, ठीक है। और घूर्णी अक्ष बदल देने पर कैसे, ये मान लो कि आपके पास घूर्णी अक्ष है, हाँ ये घूर्णी अक्ष है, और इस एक अक्ष के अबाउट कोई ना कोई चीज घूम रही है, और इस एक्सिस को आपने चेंज कर दिया, इस अक्ष को चेंज कर दिया, यस और नो। देखो यहाँ से इसकी दूरी r थी, अब कितनी हो गई, घूर्णी अक्ष से दूरी r1 हो गई। अब r1 इज ग्रेटर है r, तो जाहिर सी बात है कि I जो होगा वो कैसे होता है, एम आर वर्ग होता है, एम आर का वर्ग, r दूरी होती है अक्ष से उसके बिंदु तक की, तो r जब चेंज करोगे तो जाहिर सी बात क्या चेंज होगा, जड़त्वाघूर्ण चेंज हो जाएगा। तो ये लिख दीजिएगा। सी, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, याद है क्या, तो ये तो विस्थापन बोलते हैं अपन, है ना, विस्थापन बोलते हैं। सीवी रमन को रमन प्रभाव के कारण दिया गया था, रमन प्रभाव को के लिए दिया गया था, क्या दिया गया था, और यहाँ पर सन भी पूछा है, तो सन कौन सा है इसमें आपके पास सन है 2930, है ना, 2900, तो 2930 में उनको ये रमन प्रभाव के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, किसके संबंधित है, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। एक माइक्रोन होता है 10⁻⁶ मीटर, है ना, माइक्रोन को, ये चीज हुई। चलो जल्दी से जोड़ी पे आ जाओ, तो जोड़ी तो मात्रक, मंदन मतलब क्या होता है, त्वरण ही होता है, ये भी एक टाइप का, लेकिन ऋणात्मक त्वरण होता है। तो त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये लगा दो, ठीक है। और रॉकेट नोदन किस पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, ये तो अपन ने कर ही रखा है ना। स्प्रिंग का नियतांक जो होता है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, पहले वो चीज़ है जो सिंपल कर पाते हो, ये चीज़ है। स्प्रिंग का नियतांक जो रहता है वो क्या रहता है, स्प्रिंग का नियतांक आपके पास आ जाता है इसका न्यूटन पर मीटर, है ना, तो ये हो गया। और एक समान वृत्तीय गति में गतिज ऊर्जा क्या होती है, अचर होती है, फिक्स होती, अरे यार मैंने ये नहीं, ये लगाना दिया, तो पहले लगा दिया ना मैंने, ये ठीक, ये 2 का आप ये लगाइएगा, 2 का ये वाला लगाइएगा, ठीक है। और ये केंद्र की ओर बस छूट गया है कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और इधर 5 ही, तो एक तो बचेगा ना, तो ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज भी हो रहे होंगे आप। F इजिकल टू क्या है, ए में है, हाँ ये तो पता है हमें। यदि बल का मात्रक 1 न्यूटन हो तो ये 1 न्यूटन कर दिया मैंने, ठीक है। लंबाई का मात्रक और समय का मात्रक हो तो इसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। द्रव्यमान का निकालना है मुझे, लंबाई मुझे कैसे लिखनी है, लंबाई मुझे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर लिखूंगा, तो ये मान लो कि मेरे पास डिस्टेंस तो हो गया 10 और टाइम स्क्वायर यानी 100। आप देख पा रहे हैं कि कर्नाटका सीईटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एक बेहतर जरिया बन सकता है, और इस जरिए से आप अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यानी आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या मिलेगी आपको, फ्री में ही मिलेगी। आप चाहे तो इसका पेड कोर्स भी ले सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। बट आप जैसे कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पार्ट 2 के बारे में जो एनजी लोकेश सर है, उन कोर्सेज को भी देख सकते हैं, ताकि आप कर्नाटका सीईटी के अलावा भी आप अगर तैयारी कर रहे हो किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो अनअकैडमी आपको एक बहुत अच्छा मददगार प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है कुछ सालों में। साथ ही साथ अगर आप केसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब तक तो साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपको जैसे कैलकुलस वाला पार्ट आ गया कन्नड़ मीडियम की अगर बात करूं तो, और यहाँ पर आ गया मैथमेटिक्स में आपके पास आ गया कोनिक सेक्शन का पार्ट आ गया सर्कल से इंक्लूडेड, और सर्कल और कोनिक सेक्शन पार्ट 2 आ गया, बाइनोमियल वाला आ गया। ये सारी चीज़ें एनजी लोकेश सर के प्रोफाइल में आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगे, और आप इस प्रकार की चीज़ों को समझ कर से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर लॉगिन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, और अगर मोबाइल नंबर नहीं हो तो आप अपने ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि आज के वक्त में मोबाइल ना हो, सभी के पास होता है, और ईमेल भी सभी के पास होता है। उससे लॉगिन करके बहुत ही ईजी स्टेप्स में आप क्या कर सकते हो, इस प्रोफाइल को विजिट कर सकते हो। इस आपको और भी मिल जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से लोग हैं आप, तो आपको यहाँ पर जो डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज इसमें, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप कन्नड़ मीडियम से हैं तब आपको यहाँ पर प्रोफाइल मिल जाएगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश का लेक्चर भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो और ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल सकती है एक अनअकैडमी के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्क्वायर ये क्या हो जाता है, ये टाइम का स्क्वायर, तो मुझे निकालना है ना, तो 1 न्यूटन, तो यहाँ से कैसे, इधर 1 0 से ये वास्तव में क्या है 10⁻10⁴ हो जाएगा। तो ये एक से कटा तो यहाँ से 1 कटेगा, तो कितना बचा, फाइनली m का मात्रक हो जाएगा 10⁻3, है ना, या 1000 लिख लो इसको, 1000। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा आपके पास, 1000 होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। किसी फुटबॉल को किक मारकर ऊर्ध्वाधर
फेंका गया, फेंक दिया, ठीक है, यहाँ पर आया तो यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल वेग तो रहेगा लेकिन वर्टिकल वेग 0 हो जाएगा। उच्चतम बिंदु पर इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण तो कांस्टेंट ही होगा। त्वरण हमेशा क्या होता है? माइनस जी नीचे की तरफ होता है, तो त्वरण तो हमेशा क्या लिखोगे आप? माइनस जी लिखना। वेग क्या होगा? वेग वर्टिकल वेग वी वाई तो 0 होगा और वी एक्स यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। तो वी रिजल्टेंट कैसे लिखोगे आप? वी एक्स प्लस वी वाई तो 0 ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी वाई वी एक्स ही हो जाएगा। और वी एक्स क्या होता है? वी एक्स होता है अगर यू कॉस थीटा, अगर ये फुटबॉल मैंने थीटा एंगल से फेंका है तो, और यहाँ पर एंगल थीटा बना हुआ, ठीक है, तो ये यू कॉस थीटा यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। और किसी पिंड द्वारा एच ऊंचाई तक उठाया गया है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का बल ऐसे लग रहा है, आप उसको उठा ऐसे रहे हो, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग, तो नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। उसका ऋण कैसा आएगा? और ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें बल के कारण गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता हो। बल के कारण उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है कि देखिएगा, ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें बल यानी F के कारण उसकी गतिज ऊर्जा में यानी mv² में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। तो इस अगर बल लग रहा है, जैसे कि आप कह सकते हो वृत्ति गति, वृत्ति गति में क्या हो रहा है? वृत्ति गति में क्या हो रहा है? बल जो अभिकेंद्री बल लग रहा है, लेकिन अभिकेंद्री बल उसको संतुलित कर रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा में कोई वो परिवर्तन नहीं कर रहा। तो एक आप ये उदाहरण दे सकते हो, अभिकेंद्री बल का देख सकते हो, या जो ऑसिलेशंस होते हैं, ऑसिलेशन मतलब हिंदी में क्या बोले? ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन, हाँ, ऑसिलेशन ऐसे गया ऐसे कंपन जिसको बोलते हो आप, है ना, कंपन जो होता है कि एक यहाँ गया फिर यहाँ आया तो यहाँ कर, तो यहाँ पर बल तो लग रहा है, बल तो लग रहे हैं, लेकिन गतिज ऊर्जा में इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसी और भी सिचुएशन बताई जा सकती है कि हाँ बस बहुत है, इतनी है ना, ये इतनी उदाहरण, क्योंकि अपन को पूरा क्वेश्चन पेपर करना है। अब ये देख लो, आपको यहाँ सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? एक बार धड़कने में मानव हृदय 0.5, तो पावर क्या होती है जल्दी बताओ, है ना, रेट ऑफ वर्क डन। तो W/T, W कितना? 5 जूल कार्य करेगा। और लेकिन ये कितना? एक धड़कन में, ऐसी धड़कन कितनी है? 72 बार हो रही, तो 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल टाइम कितना लेता है? 1 मिनट लेता है, तो 60 सेकंड से भाग दे दीजिए, तो कितना? 12 छंग 72 और 12 पंजो 60, और 5 से 5 गया तो ये बच गया 0.1, तो कितना आ गया मेरे पास? 0.6। तो मेरे पास इसका आंसर कितना लिखने वाले हो आप? 0.6 लिखने वाले हो, ठीक है, इसका आंसर 0.6 लिखने वाले हो। चलो नीचे वाले क्वेश्चन की विमी समांगता, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर कैसे लिखोगे? विमी समांगता, मैं पूरा आंसर लिख के नहीं बताऊंगा, आइडिया बता देता हूँ, उसमें आप इस चीज़ को, विमी समांगता क्या होती है, जैसे कि S = UT + ½ AT² लिखा, तो यहाँ पर विमी समांगता का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि एक सवाल पूछूं कि 10 गधे और 10 घोड़े में कौन ताकतवर है, तो आपका आंसर होगा गलत। 10 गधे जो है इनका घोड़े के साथ कभी कंपेयर नहीं हो सकता। 10 गधे और दूसरे 10 गधे, या 10 दूसरे घोड़े और 10 दूसरे घोड़े में कंपैरिजन हो सकता है। सिमिलर क्वांटिटी में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, यूटी को जोड़ रहा हूँ और ये चीज़ें, तो यूटी की डायमेंशन सेम होगी, इसकी भी डायमेंशन सेम होगी, तभी जाकर जोड़, इनकी विमाएँ समान होगी तभी जाकर ये समांगता का सिद्धांत जोड़ा जा सकता है। तो इसकी भी जो होगी डिस्टेंस के बराबर होगी, इसकी भी जो होगी, ये डिस्टेंस तो है ही सही, और ये भी यूटी डिस्टेंस के तभी जाके मैं जोड़ सकता हूँ। यानी ये गधा हो गया, ये घोड़ा हो गया, तो नहीं जोड़ सकते इसको, ये भी गधा ही, लेकिन ये दूसरे टाइप का गधा है, लेकिन दोनों गधे ही गधे हैं, ठीक है, तभी जाके इनको जोड़ सकते हैं। तो ये विमी समांगता का आप एग्जाम्पल देना चाहे तो आपका यही एक एग्जाम्पल है, ठीक है, यही एक अच्छा एग्जाम्पल है कि विमाएँ तभी जोड़ी जा सकती है जब उनकी विमाएँ समान हो। यानी राशियाँ A + B अगर मैं लिखता हूँ C बराबर, तो इसमें क्या होता है? A की विमा भी समान है B के, ठीक है, और C के, आई बात समझे? तो ये विमी समांगता का नेम कहलाता है। तो आप क्या लिखेंगे? जब भी योग और अंतर उन्हीं राशियों के बीच में किया जा सकता है जिनकी विमाएँ समान होती है, जो तुलनात्मक रूप से, इसीलिए इस प्रकार की बातों को या इस प्रकार की चीज़ों को हम विमी समांगता। अगर ये न भी आए तो ये एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। 3 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो त्वरण क्या होगा? विराम से चली हुई, तो पहला इक्वेशन लगा दो, V = U + AT। V क्या है? फाइनल, ये 10 है ना,
और विराम से चले तो ये 0 हो गया। ये कितना होगा, ए निकालना है मुझे। कितना टाइम लिया, 3 सेकंड लिया। तो ए की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10/3। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देना वहीं पे, है ना। सदिश वियोजन का क्या तात्पर्य है, सदिश वियोजन का ये मतलब इसको, ये ए वेक्टर है, ये थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा और ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, सदिश को वियोजन कर लिया आपने, तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। तो एक सदिश को दो परस्पर लंबवत घटकों में विभाजित करने की प्रक्रिया को सदिश वियोजन कहलाता है। तो ये लिख सकते हैं आप। कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हो तो गया ऊपर वाला, क्या फालतू टाइम वेस्ट करना, है ना। हालांकि बस अब ये करा देता हूँ काम का वाला क्वेश्चन, है ना। तो ये क्या परस्पर लंबवत है, यानी उनके बीच में जो एंगल है वो कैसा है, 90 डिग्री का है। किनके बीच में, सदिशों के बीच में। तो ए डॉट बी बराबर मॉड बी और कॉस 90 लिख दूंगा मैं। तो ए डॉट बी बराबर, तो 0 हो गया, कॉस 90 0 होता है ना। ए कितना है, 2i, ये ध्यान से देखना, प्लस 2j, है ना, प्लस पी के, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लगाना है ना। डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, 2i माइनस जे और प्लस के। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 2 और 2 तो कितना हो गया, 4 हो जाएगा। ये प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पर और ये प्लस है, तो ये माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा, प्लस p बराबर 0। तो p की वैल्यू कितनी है, ये 4 माइनस 2 प्लस p। तो p की वैल्यू आपके पास, अरे यार p की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो इसमें p की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 माइनस 2, तो ये माइनस 2 आ जाएगा इसका आंसर। p इज इक्वल टू कितने लिखोगे आप, -2 लिख देना। ये और ये गुरुत्वाकर्षण बस एक ही तो करना है यार, इसको कोई वो थोड़ी ना है ना, ठीक है। प्रत्यास्थ संघट और अप्रत्यास्थ संघट में दो अंतर बताइए, है ना। तो प्रत्यास्थ संघट जैसे दीवार पर, है ना, आपने कुछ मिट्टी का कुछ बना के डाला तो चिपक गया वो, तो वो क्या हुआ, अप्रत्यास्थ संघट होगा, वो वहीं पे चिपक गया। यानी दो आ रहे हैं, ज्वाइन कर लिया, एक ये है और एक ये है, दोनों अगर आपस में ज्वाइन कर लेते हैं और एक बॉडी बन जाती है, एक बन जाता, तो वो क्या होता, अप्रत्यास्थ संघट हो जाता। और प्रत्यास्थ संघट में क्या होता है, जब बॉडी का संघट होने के बाद, है ना, पिंड का संघट होने के बाद वो अलग अलग हो जाती है, और ये अलग अलग नहीं होती, ये जुड़ जाती है आपस में। तो इनका दो अंतर है ना, ठीक है। तो एक तो प्रत्यास्थ संघट में क्या लिखोगे, प्रत्यास्थ संघट वो संघट होता है जिनमें क्या होगा, संघट के पश्चात वो जो पिंड है अलग अलग नहीं होगा, जुड़ जाएगा। और इसमें अप्रत्यास्थ में क्या होगा, जुड़ जाएगा, और प्रत्यास्थ में वापस, जैसे गेंद दीवार पे मारते हैं वापस गेंद आ जाती थी। ये प्रत्यास्थ और ये अप्रत्यास्थ, इलास्टिक और इन इलास्टिक होता है। इसी प्रकार से ये और एक आधा इसके अंदर जोड़ देना कि दो अंतर होते हैं, एक तो ये हो गया और एक दूसरा हो गया, प्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा की हानि होती है और इसमें ऊर्जा की कम हानि होती तो इसमें भी, लेकिन इतनी नहीं होती। बस दो अंतर लिखने हैं। और किसी जड़त्व आघूर्ण का मीटर, बस एक कर दिया, क्यों लगाना बार बार, है ना। सिद्ध कीजिए कि कोणी इज इक्वल टू, कोणी v इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको, कोणी संवेग L इज इक्वल टू mv/r, है ना, जड़त्वाघूर्ण। तो ये आपको लिखना है इसमें जड़त्वाघूर्ण का। तो कोणी संवेग सिद्धांत, ये एक काम करो, अपने पास टाइम का इशू है, वो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो है। इस कोणी संवेग संरक्षण का नेम क्या कहलाता है, कोणी संवेग संरक्षण का नेम आपको ये कहता है कि, है ना, प्रारंभिक या आरंभिक संवेग बराबर, या आरंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, प्रारंभिक कोणीय संवेग बराबर अंतिम कोणीय संवेग जो होता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नेम क्या होता है कि उसका, है ना, कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध क्या होता है, तो आवृत्ति क्या होती है, न्यू मैंने बोल दिया, तो ये 1/t होता है। इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं ना। तो फ्रीक्वेंसी तो f × t, इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या हुआ, आवर्तकाल हो गया आपका, ठीक है। ये आवर्तकाल हो गया और ये आवृत्ति हो गई। तो आवर्तकाल और आवृत्ति में 1 का अंतर होता है इनटू, और ये तो चलो छोड़ो, ठीक है। फिर अपने इसमें जोड़ देना, वेक्टर राशि कौन सी है, सदिश वेक्टर। तो ये वेक्टर है ना, एक विस्थापन वेक्टर है, और उसके बाद और क्या देख सकते हो आप त्वरण वेक्टर है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कोणीय वेग जो होता है, ये कोणीय वेग बदलता रहता है, एंगुलर, ठीक है। तो ये विस्थापन हो गया और बची हुई अदिश राशि हो गई, बस ये करना। सदिशों का त्रिभुज का नेम क्या कहलाता है, आप ऐसे निकालोगे तो ये आपके पास आया, ये ए हो गया,
ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना। तो सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होना है। तो ये करना सदिशों का नियम। और हल्की हल्की वस्तु भारी वस्तु में अधिक समय किसका होगा, ये बताना पड़ेगा क्या, मैं ऑलरेडी वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, ये लिख के आना है ना, इतना तभी नंबर मिलने वाला। 1/2 m से नीचे गुणा कर दो, चलो चल गया। तो m इंटू क्या हो जाएगा, ये m² हो गया, ये v² हो गया। तो mv इजिकल टू क्या होता है 1/2 m, और ये p² हो गया, और ये 2m इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो p फाइनली जो मेरे पास आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m हो गया यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो अधिक संवेग किसका होगा, तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, है ना। तो ये आप कर सकते हो, तो ये आपको लिख के आना पड़ेगा, ये 2m इधर गुणा हुआ, है ना। और तो ये p² क्या हो जाए, ये k है, तो k इजिकल टू ये सब कांस्टेंट कैसे हुआ, p इजिकल टू अगर लिखोगे तो ये m इंटू 2k आएगा, है ना। लेकिन 2k तो क्या है, कांस्टेंट है, गतिज ऊर्जा समान है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m हो गया। तो जितना m कम ज़्यादा होगा संवेग में वही होगा। बस आंसर लिख दीजिए आप सटाक से इसको। और चलो थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ, किसी विमीय सूत्र का प्रयोग, क्या विमीय समीकरण के 4 प्रमुख उपयोग बताइए, ये समझा देता हूँ ऊपर का। 4 प्रमुख, एक तो उनके बारे में क्या लिखना कि एक तो उनको जोड़ या घटाव की कि दोनों राशियाँ जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, ये उसका राशियों के योग और अंतर लेने में सहायता मिलती है। दूसरी उपयोग इसका ये होता है कि इसके माध्यम से हम राशि की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं कि ये राशि कैसी है, ये योग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और उसका और भी उपयोग होता है कि हम इसके माध्यम से राशि के, है ना, परिमाण, ये अगर बात की जाए तो परिणाम के बारे में भी, नॉट परिणाम, परिमाण के बारे में भी कुछ डिक्लेयर कर सकते हो। और दूसरी एक और इसकी उपयोगिता होती है कि इसके माध्यम से हम सटीक अनुमान लगाया जा सकता है इसकी प्रेडिक्शन का। और चलो ये हुआ, है ना। ये करके बताऊँ, थोड़ा सा लंबा है ना। तो इसको अगर करना है आपका तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा स्टूडेंट्स, है ना। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में से कर दीजिए। ये एक अपने आप में पूरा वीडियो है ना। ये अकेला वीडियो कितना लंबा हो गया देखते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा यही वाला वीडियो, है ना। तो यही 20 मिनट के आसपास हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये और लंबा हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय जो है ये वाली क्या है, ये तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो कर ही देता हूँ यार। ये हुआ, ये ऊपर फिर लंबा हो जाएगा यार। ये 20 मिनट का इतने टाइम रुकोगे ना, चलो छोड़ो इसको। चलो यहाँ आते कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है। अब अगर आगे आते हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय ये होती है कार्य को ऊर्जा में तब्दील। तो F इजिकल टू क्या होता है, W लिख लो, F इंटू डी होता है, और F इजिकल टू एम ए होता है, और ये D हो गया। और दूसरी समीकरण क्या होती है, U इजिकल टू 2AS। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, ये AS की वैल्यू निकाल लो। A और S मतलब विस्थापन, विस्थापन मतलब D ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v² माइनस u²/2 हो गया। ये AD की वैल्यू, ये AD की वैल्यू यहाँ पुट कर दो समीकरण नंबर 1 में। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाती है, W इजिकल टू क्या हो गया 1/2 m, और AD की वैल्यू कितनी आ गई, v² माइनस u² अपान बस नथिंग बट। तो यहाँ से लिख लो, तो ये 1/2 m v² माइनस 1/2 m u²। तो क्या हुआ, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और तो यानी डेल्टा के बोल दो इसको। तो वर्क जो है वो वर्क जो है इसमें कन्वर्टिबल है, दैट्स ऑल। बस यही तो प्रूव करना था, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय शॉर्ट में। बाकी आप थोड़ा सा इसमें और लिख लीजिएगा विराम कोण की, और ये विराम कोण इस स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य की गणना होती है 1/2 हाफ kx²। तो ये क्या होती है, एनर्जी होती है किसकी, उसके स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, ये स्टोर्ड एनर्जी है। और फोर्स क्या होता है उसका, Fx होता है, और Fx में करेंगे तो यही वाला। तो यही जो कार्य है वो ऊर्जा में तब्दील हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि अप्रत्यक्ष ऊर्जा की हानि होती है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वृत्तीय मोड पर अधिकतम सुरक्षा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये भी बहुत लंबा है ना। ये आपको बैठ के लिखना, वीडियो में पॉसिबल है नहीं। और एक समान वृत्तीय गति के व्यंजक को क्या लिखोगे आप, 1/2 हाफ mv, नहीं ये नहीं, mv² अपान r है इसका, ठीक है। दो सदिशों का गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ समझाते हैं उनके, ठीक है। ये तो सब ये वाला अब आपको करना है, ठीक है। इन बाकी जो बचा उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।